तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं नॉर्मल टू सरफेस से हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई से नोट किया जाता है। जैसे मान लिया आपका कोई ये सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट है। अब इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लिया ब्लू से बना रहा हूं मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी नंबरिंग हम करेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू सरफेस जा रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मींस द काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल टू सरफेस, ठीक, मीन्स फाई इज इक्वल टू आपका होगा ई ए कॉस थीटा, ठीक है। या इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए मीन्स अब ये हमारा थीटा एंगल है, किसके किसके बीच का है? सपोज मान लिया आपका जो सरफेस है आपका ऐसे है, ये आपका सरफेस है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कैसे जा रही हैं? ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक। तो हमेशा बेटा जो आपका एरिया वेक्टर होता है वो नॉर्मल टू सरफेस, दैट इज थीटा। एरिया वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल टू सरफेस। अगर मेरा हाथ समझ लीजिए एक सरफेस है आपका ये, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप क्लास 11 में याद करें कि अगर आपका कोई एक पैरेललोग्राम था ऐसे, और इसका एक वेक्टर ए था एक वेक्टर बी था, तो एरिया आप कैसे निकालते थे? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और आपको पता है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होती है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी करें यहाँ पे हम तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। मींस एरिया आपका, अभी तक आप स्केलर पढ़ते आए हैं, पर वेक्टर में क्या है कि एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू सरफेस होगा। नॉर्मल टू सरफेस इज एरिया वेक्टर, और ये आपकी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है? थीटा एंगल। और फ्लक्स आपका क्या आएगा? ई ए कॉस थीटा, ठीक है, समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे फ्लक्स को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन ले लें हम, हमारा क्वेश्चन क्या है? इफ E इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप पासिंग थ्रू I स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर lies along YZ plane find flux। देख बेटा, अब हमारा सबसे पहले हम समझेंगे कि स्क्वायर है वो किधर लाई कर रहा है? YZ प्लेन में। अब हम बना लें, अगर ये हमारा x है, ये y है, ये z है, तो आपका स्क्वायर कुछ इस तरह से होगा, ये स्क्वायर है। अब y और z प्लेन के जो परपेंडिकुलर है वो कौन है? x, यानी एरिया वेक्टर आपका किधर हो गया? अलोंग x एक्सिस। यानी अगर a को हम लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो 2 सेंटीमीटर साइड है, उसका एरिया क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर इंटू आई कैप। इट मीन्स 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आई कैप। ये क्या हो गया आपका? एरिया, ठीक। हमने क्या पढ़ा है फ्लक्स को? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी ई और ए का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। ई हमारा क्या है? 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। अब इसका डॉट निकालेंगे किससे? 4 इंटू 10⁻⁻4 आई कैप। अब आपको पता है आई का डॉट आई से 1 होता है, बाकी किसी से क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि cos 90 आ जाएगा। तो आई डॉट 1, 4 2 जा 8, कितना? 8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्या आ जाएगा आपका? ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा इस फेज से, समझ गए। मतलब एक स्क्वायर था जो YZ प्लेन में लाई कर रहा था, उससे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका निकल के आएगा। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन पर कूलम पासिंग
थ्रू आई कैप कर दीजिए, पासिंग थ्रू अ स्क्वायर लाइज अलोंग वाई, ऐसे लिखिए, पासिंग थ्रू स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। अब इसमें 3 पार्ट करते हैं। फाइंड फ्लक्स इफ पहला स्क्वायर लाइज अलोंग वाई जेड प्लेन, दूसरा पार्ट नॉर्मल टू प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अगर नॉर्मल टू प्लेन एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाना है। तीसरा क्या है, इफ प्लेन मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक, अब जरा देखें ध्यान से, यहाँ पे क्या है, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो पहला केस क्या है हमारा, वो स्क्वायर से पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, किसी स्क्वायर से पास कर रही है। तो पहला केस क्या है कि जो स्क्वायर है आपका वो कहाँ लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन में। तो ये जैसा अभी पुराना क्वेश्चन की है कि आप ऐसे बना लेंगे, ये हो गया एक्स एक्सिस वाई जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक, अब अगर वाई जेड प्लेन में आपका स्क्वायर है तो इसका एरिया वेक्टर जाहिर सी बात है आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर ही आएगा। तो फर्स्ट केस का जो फ्लक्स होगा पहले पार्ट का, फाई = EA cos 0 डिग्री, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ये एरिया वेक्टर आया है, ये आपका एरिया वेक्टर है। यानी आपका फाई = E है 3 × 10⁻³ और एरिया निकालेंगे 4 सेंटीमीटर साइड का, तो इसका स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा आपका 48 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्या आ गया, फ्लक्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है। ठीक है, ये आपका फ्लक्स किस केस में है, पहले केस में जब, अब दूसरे केस में क्या कर रहा है बेटा, नॉर्मल टू प्लेन, मतलब जो प्लेन है उसके नॉर्मल जो है वो कितना कर रहा है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये प्लेन है, प्लेन के नॉर्मल हमारा ये वाला मार्कर, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 60। तो हमको चाहिए क्या होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। यहाँ तुमको पहले ही बता रहा है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो सेकंड केस में आप सीधे क्या कर देंगे, फाई = EA cos 60 डिग्री। ठीक, इट मीन्स cos 60 is 1/2 और EA की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यानी 48 × 10⁻⁷ × cos 60 1/2, यानी 24 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। अब देखिए दूसरा तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट पे अगर ध्यान देना जरा, हमारा सपोज मान लीजिए ये प्लेन है, प्लेन है ये प्लेन हो गया और ये इसके नॉर्मल हो गया। अब हमारा जो प्लेन है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस, ये वाला काला वाला मार्कर हमारा एक्स एक्सिस है, इसके साथ प्लेन एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। अब ये अगर सॉरी कितना बना रहा है 37 डिग्री, ये प्लेन जो हमारा, मेरा हाथ प्लेन है सपोज मानिए, और प्लेन क्या कर रहा है, ये प्लेन हमारा इससे 60 डिग्री एंगल बना रहा है। हमको किसके बीच का एंगल चाहिए, नॉर्मल टू प्लेन और एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना दिया 37। तो नॉर्मल टू प्लेन, सपोज ये मेरी पेन क्या है नॉर्मल टू प्लेन हो गई है, अब इसके साथ एंगल बनाना है तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये वाला 37, यहाँ हमारे हाथ के पास जो नॉर्मल टू प्लेन वहाँ 90 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये आपका 37 90 से घटाने पे आएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि मान लिया हमारा ये है, ये मान लिया प्लेन है, इसको मैं प्लेन दिखा रहा हूँ ऐसे, इसको ऐसे समझिए, ये प्लेन है, प्लेन जो ये पूरा प्लेन एंगल बना रहा है वो 37, तो नॉर्मल टू प्लेन ये होगा, हमको ये वाला एंगल चाहिए, यहाँ का एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 90, ये 37, तो ये कितना आ जाएगा 53, कितना आ जाएगा 53। तो थर्ड वाला फ्लक्स जो आपका आएगा फाई = EA cos 53, इट मीन्स cos 53, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल हो, यहाँ 37 हो तो ये 3 4 5, यहाँ 53 हो गया, बेस अपान यानी 3/4। अब आपका कितना आया था, EA 3 × 10⁻³ इंटू एरिया है
16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ये आ गया 3/4, 4 4 जा 16 यानी 4 3 जा 12 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका फ्लक्स किस केस में आया? उस केस में जब प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो कभी भी आपको ध्यान रखना, अगर प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस दे तो उस केस में आप 90 से घटा के थीटा की जगह पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक जो हम फ्लक्स निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं? एक सरफेस का। अब अगर क्लोज फिगर है, अगर मान लीजिए क्यूब है, सिलेंडर है, क्यूबॉइड है, उसका फ्लक्स निकालना है, उस केस में कैसे करेंगे? तो देखिए दूसरा सवाल हम लेते हैं, उसी समझाते हैं आपको। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक क्यूब है आपका जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इफ E इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻2 I कैप न्यूटन पर कूलम पासिंग थ्रू क्यूब एज शोन इन फिगर, फाइंड फ्लक्स। ठीक है क्या बेटा? देखिए आपका ये एक क्यूब है, यहाँ पे ये वाला है y एक्सिस, ये दिया है x एक्सिस और ये वाला z एक्सिस। ये आपका क्यूब है, इससे क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही है? 4 इंटू 10⁻⁻2। सपोज इसका साइड कितना ले लीजिए? 2 मीटर ले लीजिए, 2 मीटर का साइड है इसका और इतने आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इससे। अब हमको बताना है फ्लक्स। तो बेटा आप देखिए अभी तक जब हम एक फेस का निकाल लेते फ्लक्स, तो फेस का फ्लक्स क्या होता था? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल और EA cos थीटा। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास कितने फेसेस हैं? देखिए 1 2 3 4, पीछे वाला 5 और ऊपर वाला 6। क्यूब में कितने होंगे? 6 फेस। अब ये देखिए जैसे क्यूबॉइड है ये, फिर भी इसको मैं क्यूब समझ रहा हूँ। तो देखिए इसका एरिया वेक्टर ऊपर वाले का ऊपर, इधर वाले का एरिया वेक्टर इधर की तरफ, पीछे वाला का एरिया वेक्टर मेरी तरफ, इधर वाले का एरिया वेक्टर इधर और इधर वाले का एरिया वेक्टर इधर। मतलब हर सरफेस के जो नॉर्मल जाएगा वही उसका क्या होगा? एरिया वेक्टर। और हमको किसके बीच का एंगल चाहिए? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। ठीक है, तो देखिए इस वाले का जो एरिया वेक्टर होगा इधर की तरफ आएगा, इस वाले का एरिया वेक्टर इधर, ऊपर वाले का ऊपर की तरफ, नीचे वाले का नीचे, पीछे वाले का अंदर और इधर इसका वाला बाहर की तरफ। ठीक, अब हमारी देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ऐसे। ठीक, अब देखिए जरा, सबसे पहले हम निकालेंगे φ1 किसका है? पहले फेस का। तो पहले फेस का अगर देखें φ1 तो हमारा एंगल अगर देखें तो क्या आएगा? EA cos 180। क्यों? ये वाला एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो कितना आ जाएगा एंगल? 180। इट्स मीन्स हमारा 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू एरिया 2 मीटर है तो इसका सीधे 4 हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर इंटू cos 180 -1, यानी ये निकल के आएगा -16 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब बात करें φ2 की दूसरे फेस से। तो दूसरा फेस हमारा कहाँ है? यहाँ। अब देखिए इसका एरिया वेक्टर किधर है? बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही की तरफ है। तो एंगल कितना हो जाएगा? EA cos 0 और cos 0 इज 1, यानी ये वैल्यू सेम मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 6 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब अगर हम देखें φ3, φ4, φ5 और φ6, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर की तरफ है, इधर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर की तरफ है तो ऊपर वाला एरिया वेक्टर मतलब एंगल कितना हो गया? 90, नीचे वाले से एंगल 90, इधर वाले से 90 और इधर वाले से 90। मतलब ये 4 केसों में आपका जो आएगा फ्लक्स वो कितना आएगा? EA cos 90, EA cos 90, EA cos 90, EA cos 90, यानी हर केस में आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब देखें अगर हम देखें नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स क्या होता है? सारे फ्लक्स का सम, यानी φ1 φ2 से लेके कहाँ तक? φ6 तक। आप ध्यान से देखें ये सब तो 0 है ही है, ये वाला फ्लक्स प्लस में आया, ये वाला माइनस में, यानी टोटल फ्लक्स अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा? 0।
यहाँ पे टोटल फ्लक्स क्या आया 0। हमने कैलकुलेट करके देखा कि क्लोज फिगर से अगर हमारी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा 0। ठीक है, तो इससे हम एक कंक्लूजन में निकाल सकते हैं कि क्लोज फिगर अगर है और उससे हमारा यानी क्लोज सरफेस है, उससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे तो उससे रिलेटेड टोटल फ्लक्स 0 होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं, उतार लीजिएगा अभी पॉज करके। देखिए, इट मीन्स हमने एक निकाल लिया कंक्लूजन कि टोटल फ्लक्स हमारा किसी भी क्लोज फिगर से या क्लोज सरफेस से क्या होगा 0। अब एक लाइन इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा स्टार लगा के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज 0। ठीक, मतलब कि अगर मान लिया क्यूब है आपका, अगर इससे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में पास हो रही है तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी उतनी ही बाहर आ जाएंगी, यानी इसका टोटल फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा 0। ऐसे मान लिया कोई सिलेंडर आपका आ जाए, ठीक है, और इससे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो कांस्टेंट, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। ठीक है, टोटल फ्लक्स आपका क्या आ जाएगा 0। यानी किसी भी टाइप का क्लोज फिगर हो, स्फीयर से अगर आप मान लीजिए ये स्फीयर है, ठीक, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये क्या है स्फीयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, तो इससे टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो कांस्टेंट, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हुई तो हम बात करते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक, यानी हम सेम क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या है, हमने दिया सपोज E इज इक्वल टू 4x इंटू 10⁻⁻6 आई कैप न्यूटन पर कूलम पासिंग थ्रू सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड फ्लक्स। ठीक, डायग्राम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आपका सिलेंडर ऐसे दिया हुआ है, इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, यहाँ का कोऑर्डिनेट जो दिया है वो 2,0 दिया है, यहाँ का क्या दिया है 4,0। ठीक है, 2,0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, 2,0 और 4,0 सेंटीमीटर। ये आपका x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। अब बेटा सिलेंडर मतलब ये मार्कर समझिए, अब इसमें कितने सरफेस हैं, एक इधर वाला, एक इधर वाला और एक कर्व सरफेस, 3 सरफेस हुए। अब देखिए कर्व सरफेस से अगर आप देखेंगे तो हर तरफ एरिया वेक्टर इधर 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 हर तरफ होगा ना, 3 डायमेंशन में हर तरफ। ठीक है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अब देखिए इस वाला जो इधर वाला सरफेस उसका एरिया वेक्टर इधर, इधर वाले का एरिया वेक्टर इधर, मतलब फर्स्ट सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, सेकंड सरफेस का एरिया वेक्टर उधर। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब देखिए हम निकालेंगे फॉर सरफेस 1, तो फाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है ना, तो E1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर A इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि इधर वाले से एंगल कितना हो गया 180। E1 कैसे आएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू 2 सेंटीमीटर में, तो एक्स की वैल्यू 2/100 इंटू 10⁻⁶ इंटू एरिया कितना हो जाएगा πr², पाई इंटू 7 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर में है। ठीक, यानी ये आपका निकल के आएगा, देखिए ये आएगा 8 इंटू 10⁻⁻8 इंटू ये हो जाएगा पाई हो गया 22/7 इंटू 49 इंटू 10⁻⁻4, 7 7 जा 49। ठीक है, यानी 56 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया आपका फाई 1, और साथ में cos 180 इज -1, तो यहाँ -1 लिखेंगे, यानी माइनस के साथ, माइनस क्या है 58 इंटू 22 इंटू 10⁻12 आ गया। आप देखेंगे
फॉर सेकेंड के लिए फाई 2 E2A cos 0 डिग्री, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है हर जगह। E2 आपका कितना आ जाएगा 4 इंटू 4/100 इंटू 10⁻⁻8। x की वैल्यू हमने रखा क्या 4, क्योंकि इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या हो गई 4, इंटू एरिया आपका कितना आया पाई इंटू 7 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, यानी आ जाएगा 16 इंटू 10⁻8 इंटू ये आ जाएगा 22/7 इंटू 49 इंटू 10⁻⁻4, 7 7 जा 49, यानी ये वाला फाई 2 कितना निकल के आएगा, फाई 2 आपका आ जाएगा 16 7 जा 112 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब फाई 3 देखेंगे, अगर फाई 3 कर्व सरफेस के लिए क्या हो जाएगा EA cos 90 दैट इज इक्वल टू 0। अब नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, नेट फ्लक्स आपका फाई 1 प्लस फाई 2, ये देखिए नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव, यानी फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, फाई 3 आपका 0 ही है, यानी दोनों में देखें अगर -58 इंटू 20 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 112 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस ये ध्यान रखेंगे जब फ्लक्स को ऐड करेंगे तो निगेटिव है तो निगेटिव ही रखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, क्योंकि फ्लक्स कैसी है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस तरह से इसका फ्लक्स आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, दूसरा एक सवाल मैं दे रहा हूं जो आप लोग होमवर्क में करके रखिएगा, कमेंट में आंसर भेजिएगा। ठीक है, देखिए मिटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, an electric field E is equal to alpha x square I cap Newton per coulomb passing through cube as shown in figure, find flux। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एक क्यूब है आपका, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ई पास हो रही है। ठीक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो दिया है वो दिया है a,0, इसका दिया है 2a,0, ये a,0 2a, कोऑर्डिनेट इस x एक्सिस पर दो एंड के दिए हुए हैं, आपको निकालना है इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, और आपको करके हमको कमेंट में आंसर भेजना है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इस 3 तरीके से हमने निकालना सीखा। अब अगर हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे वो देखिए। तो आएगा उसके लिए गॉस थ्योरम। कौन आई, गॉस लॉ आया। गॉस लॉ ने बताया हमको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे निकालेंगे। तो गॉस लॉ देखते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है, ये टोटल फ्लक्स निकालने के लिए बताया है कि द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस is 1/ε0 times total charge enclosed। ठीक, मीन्स इन्होंने कहा क्लोज इंटीग्रेशन E.ds, E.ds कह लें, ds मतलब स्मॉल सरफेस,
इक्वल टू क्या होगा, क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब आप समझें टोटल फ्लक्स है। क्या मतलब होता है, टोटल फ्लक्स। ये किसके बराबर होगा, क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये गॉस थ्योरम है। अब इन्होंने कहाँ से ये आइडिया लाया, सपोज मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। क्या है, एक स्फीयर, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज है। तो आपको पता है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में से सिमेट्रिकली निकलेगी, नहीं निकलेगी, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली बाहर जा रही होगी। अब अगर हम क्या करें, इस पे स्मॉल सरफेस कंसीडर कर लें ds। ये हमारा सरफेस क्या है, ds। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल का एक छोटा खाना काला वाला हम क्या ले लें, ds। और उसके सेंटर पे चार्ज रखा है, तो आपको पता है हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली इधर 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 हर तरफ बाहर जा रही होगी। इट मीन्स हमको फ्लक्स निकालना है, तो हमने क्या कर लिया, स्मॉल सरफेस ले लिया और हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें। तो हमारा फाई अगर टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds। इतने पार्ट का फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट ds, तो पूरे का क्या होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए हम यहाँ से अगर देखें तो ई और ds के बीच का एंगल कितना है, 0। तो ई ds cos 0 डिग्री। यहाँ देखें ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जा रही है, एरिया वेक्टर भी बाहर है, दोनों बीच का एंगल क्या हो गया, 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट चार्ज है ना, तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे, अगर इसका रेडियस क्या है, स्फीयर का r है, तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन किसका बचेगा, ds का। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, इनटू क्या है, ds बचा। अब ds क्या था, फुटबॉल का छोटा सा खाना, उसको इंटीग्रेट करेंगे, होल सरफेस एरिया ऑफ फुटबॉल। होल सरफेस एरिया ऑफ फुटबॉल क्या हो जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ से कट गया, क्या बचा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस साहब ने जो टोटल फ्लक्स निकालने का तरीका q टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाला, वो इस तरह से डिराइव करके उन्होंने निकाला। अब इससे एक बात तो हमको समझ में आई, क्या, कि जो ये हमारा फ्लक्स है q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब क्या, यहाँ पे हमारा ना रेडियस है ना नेचर ऑफ सरफेस है। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इंडिपेंडेंट होता है रेडियस ऑफ द सरफेस या साइज ऑफ द सरफेस। आपका चाहे क्यूब हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे क्या हो, चाहे जैसा भी सरफेस हो, अगर उसके अंदर चार्ज सेम है तो फ्लक्स आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। समझ गए, तो इसको हम नोट कर लेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि कैसे फ्लक्स, हमने बताया गॉस थ्योरम ने कि चाहे जैसा सरफेस हो उसका टोटल फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही। अब देखिए गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस को समझ लेते हैं थोड़ा। गॉसियन सरफेस क्या होगा, अ सरफेस इनक्लोजेस चार्ज सिमेट्रिकली। जो चार्ज को सिमेट्रिकली इनक्लोज कर पाए, जैसे पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज को क्या होगा, सिमेट्रिकली कौन इनक्लोज करेगा, स्फीयर। क्या हो जाएगा, स्फीयर। तो गॉसियन सरफेस क्या लेंगे, स्फीयर। अब अगर लीनियर चार्ज हो तो इसको सिमेट्रिकली इंक्लोज करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, सिलेंडर। क्या लेना पड़ेगा, सिलेंडर। अगर वही आपकी कोई सीट टाइप की आ जाए, ये मान लीजिए सीट है कोई, इस पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिलेंडर भी ले सकते हैं और क्यूबॉइड भी ले सकते हैं। चाहे तो इसको इंक्लोज करने के लिए, जैसे मेरा हाथ है सीट, तो इसको इंक्लोज करके सिलेंडर भी कुछ सरफेस इंक्लोज कर पाएगा, सारे सरफेसेस को, और क्यूबॉइड भी सारे सरफेस को इंक्लोज करेगा। पर क्यूबॉइड में 6 फेस है, इसलिए हम अवॉइड करेंगे उसको, हम किसको लेंगे, सिलेंडर को। तो इन तरह के सरफेसेस हमको मिलेंगे, तो वहां पे हम गॉसियन सरफेस इस टाइप के ले लेंगे। अब देखिए जो बात कर रहे थे गॉस थ्योरम की, तो गॉस थ्योरम ने क्या कहा, उससे हमको क्या आइडिया मिला कि तो पहली स्टार लगा के लिख लेंगे, टोटल फ्लक्स independent on size and surface area of closed surface। अगर मान लीजिए एक आपका क्यूब है, इसके सेंटर पे चार्ज क्यू रख दिया जाए,
तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका भी फ्लक्स कैसे निकलेगा, देखिए इस फेज का इधर 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 इधर, 6 फेज का फ्लक्स सेम दूरी पे है सारे, तो फ्लक्स टोटल कितना आएगा, फाई आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे मान लो हमारा सिलेंडर कोई आ जाए और उसके यहाँ मिड पॉइंट पे चार्ज क्यू रख दे, तो इसका भी टोटल फाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कोण आ जाए आपका, और कोण के सेंटर यहाँ पे हम चार्ज रख दें क्यू, तो इसका भी फ्लक्स क्या होगा, टोटल फाई जो टोटल आएगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इंडिपेंडेंट है सरफेस एरिया के और शेप ऑफ द कंटेनर या फिर या जो भी कहिए गॉसियन सरफेस के, वो हमेशा टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगा, आपका सरफेस चाहे जैसा हो। दूसरी चीज ये हमारा किसी साइड पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब अगर स्फेयर, अगर मान लीजिए एक स्फेयर है जिसका रेडियस r है, इसका फ्लक्स फाई है, अगर हमने दूसरा स्फेयर ले लिया इसका रेडियस 2r हो, तो इसका फ्लक्स पूछा जाए तो वो भी क्या होगा, फाई। अगर कोई स्फेयर है जिसका रेडियस r है, उसका फ्लक्स फाई है, तो अगर हम 2r का सरफेस ले लें तो भी हमारा फ्लक्स सेम आएगा, क्योंकि वो रेडियस यानी सरफेस एरिया और साइज पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये हम बात को ध्यान रखेंगे सवालों में। अब चलिए हम गॉस लॉ के कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हम करते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी प्रॉब्लम है क्या, एक आपका स्क्वायर है ऐसे जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर, और इसके मिड पॉइंट से ऊपर 5 सेंटीमीटर पे एक 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है। ठीक, और पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, अब इलेक्ट्रिक देखिए क्या है हमारे पास, एक सरफेस हमारा समझिए हाथ है स्क्वायर, इसके 5 सेंटीमीटर ऊपर एक रखा है चार्ज, अब इसको हमें फ्लक्स निकालना। अब देखिए अगर हम ई ए कॉस थीटा वाला फार्मूला सोचे तो लगा नहीं सकते, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से हर तरफ निकल रही होगी ना, इस जो क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है 10 कूलम, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ ऐसे से जा रही होगी ना, यानी हम नहीं कह सकते कि इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। इसके लिए हमको गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हम इस नीचे वाले सरफेस को एक हम क्या लेंगे, एक फेस ऑफ क्यूब, ये नीचे वाला सरफेस जो है वो 10 सेंटीमीटर का हम क्यूब बनाएंगे, और नीचे वाला सरफेस यही वाला आपका स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे है तो सेंटर पे चार्ज चला गया, कहाँ पे चला गया, सेंटर पे। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर गॉसियन सरफेस in form of cube with square as one face। स्क्वायर आपका एक फेस है। अब देखिए अगर क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रही है, इधर निकल रही है, ऊपर निकल रही है, नीचे निकल रही है, पीछे भी आ रही होगी और बाहर भी, हर तरफ आपका एरिया वेक्टर भी है, A1 A2 A3 A4, ऐसे पीछे क्या हो जाएगा, A5 A6, पीछे वाले का पीछे की तरफ, A5 आगे की। अब क्यू चार्ज है उससे सेम दूरी पे सारे फेसेस हैं। ठीक है, और अगर देखें तो सबका E A cos 0 E A cos 0 E A cos 0 आएगा, मतलब हर किसी का फ्लक्स क्या होगा, फाई। तो ड्यू टू सिमेट्री लेट फ्लक्स ऑफ ईच फेस फाई। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहता है, टोटल फ्लक्स हमारा किसके बराबर होगा, क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारा क्यू कितना है, क्यू इसके अंदर ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एक फेस का फ्लक्स हमने क्या माना, फाई, तो 6 फेस है, 6 फेस का फ्लक्स क्या हो जाएगा, 6 फाई। तो हमारा फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। मीन्स अगर हमारा क्यू चार्ज सेंटर ऑफ क्यूब रखा है तो उसका फ्लक्स क्या होगा, टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और एक फेस का पूछे तो क्या होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। यानी इस क्वेश्चन का आंसर अगर निकालेंगे तो फाई बराबर आएगा 1/6 इंटू क्यू हो जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना यूनिट आपका ये फ्लक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको स्क्रीन पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके जरूर भेजें, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ टू चार्जेस (6 microcoulomb and -4 microcoulomb are placed at a, 0 and 4a, 0 respectively. Find electric flux through a sphere of radius 3a with center at origin. हमारे पास दो चार्जेस हैं, कहाँ कहाँ रखे हैं, 6 माइक्रोकुलाम -4 माइक्रोकुलाम a, 0 और 4a, 0 पे रखे हैं। हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 3a, रेडियस हमारा 3a है, सेंटर ओरिजिन है, उसका फ्लक्स निकालना है। तो देखिए बेटा, पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे किसी भी क्वेश्चन का। देखिए एक रखा है हमारा a, 0 पे कितना 6 माइक्रोकुलाम, दूसरा हमारा कहाँ पे रखा है 3a, 0 पे -4 माइक्रोकुलाम। अब हमें फ्लक्स निकालना है ऐसे स्फीयर का जिसका रेडियस कितना हो 3a। अब देखिए 0, 0 सेंटर हो गया तो रेडियस 3a यहाँ कहीं आएगा, ये 4a था, 3a, 0 यहाँ आएगा क्योंकि 4a से पहले 3a, 0 आएगा। अब ध्यान से देखो, गॉस थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स आपका क्या होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q क्या, Q इनक्लोज्ड, Q क्या हो जाएगा इनक्लोज इनसाइड द सरफेस। अब यहाँ देखेंगे सरफेस के अंदर इनक्लोज कितना चार्ज हो रहा है हमारा, सिर्फ 6 माइक्रोकुलाम, -4 माइक्रोकुलाम स्फीयर से बाहर हो गया, यानी ये कोई फ्लक्स जनरेट नहीं करेगा। यानी हमारा टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा 6 × 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा आंसर आ जाएगा, समझ गए। और आगे बढ़ते हैं हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए क्यूब से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ अ चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट पहला सेंटर ऑफ क्यूब, दूसरा फेस ऑफ क्यूब, तीसरा एज ऑफ क्यूब, चौथा सेंटर फेस और कहाँ पे कॉर्नर पे। देखिए हमारे पास सवाल क्या क्या है, सेंटर फेस एज और क्यूब। मतलब पहला सवाल जो हमारा है वो कहाँ पे रखा है, सेंटर पे। ये क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे क्यू चार्ज है। अब इसका फ्लक्स, इसका अभी निकाल चुके हो, क्या हो जाएगा, हर सिमेट्रिक सरफेस है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल फ्लक्स, फाई टोटल जो है वो गॉस थ्योरम से क्या आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तुमसे एक फेस का पूछा जाए, यहाँ पे 6 फेस हैं, 6 का क्या है बराबर है इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ऑफ फेस कितना आ जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये तो सिंपल है। सेकंड वाला बी वाला बात करते हैं, कहाँ पे है, फेस ऑफ द क्यूब। अब देखिए ये क्यूब है, मान लीजिए ऊपर वाले फेस पे हम क्यूब रखना चाहें बॉल, तो बॉल कैसे रखी जाएगी, ऐसे आधी कटी हुई बॉल इस तरह से रख जाएगी। अगर हमको स्फेरिकल चार्ज है और मान लीजिए इसके यहाँ पे फेस पे हमको फिक्स करना है, तो बॉल आधी ही तो फिक्स हो पाएगी। यानी अब हमें इनक्लोज करने के लिए जो हमारा एक क्यूब था, इसके बगल में एक क्यूब और लेना पड़ेगा।
अगर एक क्यूब और लेंगे, सपोज मान लीजिए ये क्यूब था, यहाँ पे चार्ज था, एक क्यूब हमने दूसरा ऐसे लिया, जब इनको पैक करेंगे तो चार्ज पूरा इंक्लोज हो पाएगा। यानी हर एक क्यूब का फ्लक्स फाई, और दो क्यूब ले लिया तो हमने उनका 2 फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मीन्स ऐसे समझिए कि ये क्यूब था, इसके ऊपर हम क्या लेंगे, एक क्यूब हमको और लेना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे लेंगे तो हमारा ये हमारा पूरा स्क्वायर कंप्लीट हो पाएगा, ठीक। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, लेट फ्लक्स ऑफ 1 क्यूब फाई, तो 2 फाई इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो बड़ा वाला बना उसके अंदर आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आया, तो फाई कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से अब इसका अगर यहाँ पे पूछा जाए एक फेज का, तो जाहिर सी बात है ये वाला फेज तो कवर ही हो गया। अब फ्लक्स इससे निकलेगा, इससे नीचे वाले से, पीछे वाले से, इधर वाले से, यानी इसको कितने पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा हमको, 5 पार्ट में, यानी क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ 5 फेज का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तीसरा आपका क्या कह रहा है, एज पे, एज मतलब यहां पे चार्ज है कहीं। अब देखिए अगर इस डस्टर के यहाँ पे चार्ज रखना हुआ तो इसको इंक्लोज करने के लिए हमको कितने की जरूरत पड़ेगी, एक तो ये खुद, इसके बगल में एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी हमको इस तरह के कवर करने के लिए देखिए एक यहाँ रखना पड़ेगा, एक यहाँ रखना पड़ेगा और फिर एक इधर रखना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के कितने की जरूरत पड़ेगी, 4 क्यूब की, यानी हमको इसको कवर करने के लिए 4 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्लक्स ऑफ 1 क्यूब फाई, तो 4 पाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से, तो एक फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ध्यान से, अगर इसके फेज से पूछा जाए तो जाहिर सी बात, देखो इस वाले फेज से कोई फेज फ्लक्स नहीं जनरेट कर पाएगा और इस वाले फेज से, बाकी इससे हर वाले से करेगा ना। यानी इसका अगर एक फेज का पूछा जाए तो कितना आएगा, क्यू बाई 4 फेज बचे, 2 कवर हो गया, यानी 4 4 जा 16 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लिया हम चार्ज को कहाँ पे रख दें, यहाँ कॉर्नर पे। अब अगर कॉर्नर पे रखा जाए तो इसको कवर करने के लिए कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी, देखिए यहाँ कॉर्नर पे है, यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे रखा हुआ है, तो देखिए ध्यान से, एक और लाए, ये 2, ये तीसरा, और फिर एक यहाँ लगेगा ऐसे, चौथा, 4th हो गया, ये क्या ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक इधर, 4 इधर और 4 ऊपर, यानी कुल मिला के कितने की जरूरत पड़ेगी, 8 की। कितने की जरूरत पड़ेगी, 8 की। तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल फ्लक्स 8 फाई, तो एक क्यूब का फ्लक्स कितना हुआ, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, क्यू बाई। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि आपका एक फेज से बताइए, फाई ऑफ फेज, जो क्यूब का फेज है उसके एक फेज से फ्लक्स बताइए, तो यहाँ देखिए इस वाले फेज से कोई फ्लक्स जनरेट नहीं कर पाएगा, ऐसे इधर वाले फेज से भी कोई फ्लक्स जनरेट नहीं कर पाएगा, ऐसे पीछे वाले फेज से कोई फ्लक्स जनरेट नहीं कर पाएगा। अब हमारे पास बचा कौन कौन सा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, कुल मिला के 3 ही फेज तो बचे जिससे फ्लक्स जनरेट कर सकता है। यानी अब फ्लक्स कितना आ जाएगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इतना, ठीक है। अब एक और हम लेते हैं कि अगर मान लीजिए अभी तो कोन के अंदर रखा था तो हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर कोन के वर्टेक्स पे चार्ज रखा है तो आप फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो क्यूब का था, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है सब। अब देखिए सपोज आपका एक कोन है, इसका डेरिवेशन आपको जरूरी नहीं, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये मान लीजिए क्यू है, क्यू चार्ज है यहाँ पे, और जो कोन का सेमी एंगल क्या है, थीटा। क्या है, सेमी एंगल थीटा। तो इसका फ्लक्स निकालने के लिए आप ध्यान रखिएगा बेटा, क्या आएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। क्या आएगा, फाई टोटल आएगा क्या,
क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेशन अगर आपको जरूरी होगा तो आप मैसेज करिएगा, मैं करके बता दूंगा। लेकिन बाकी आपके लिए इतना जरूरी है कि अगर क्यू कहाँ पे रखा हो, यहाँ पे, अगर यही क्यू यहाँ पे रखा होगा तो क्या आता, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। पर अगर यहाँ पे रखा जाएगा तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। अब ये सवाल बहुत जगहों पे इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे मान लीजिए फाइंड फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मान लो एक सिलेंडर है आपका ऐसे, इसके यहाँ पे चार्ज रखा, इसका टोटल साइज मान लो 2r है और इसका रेडियस क्या है r। यहाँ से r/2 पे, कहाँ पे, r/2 पे, r/2 पे चार्ज रखा q। अब इससे हमको बताना है इसके कर्व सरफेस एरिया और क्रॉस सेक्शन का फ्लक्स। तो देखो ध्यान से, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया कौन कौन सा है, ये वाला और ये, ऐसे ये और ये। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलनी होंगी हर तरफ, ऐसे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये सारा क्या है, क्रॉस सेक्शन से। तो अब देखिए ध्यान से, ये क्या बन गया, कोन ही तो बना, इतना पार्ट कोनिकल ही तो बना। अब यहाँ से देखो ध्यान से, अगर ये रेडियस, ये डिस्टेंस आपकी r है और ये कितना है, देखिए टोटल 2r और ये r डिस्टेंस भी है, सॉरी यहाँ से कहाँ रखा है, r डिस्टेंस पे। तो अगर ये r है और ये भी r है तो यहाँ का एंगल ये कितना हो जाएगा अपने आप, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो एक फाई अगर हम किसका निकालें, क्रॉस सेक्शन का, तो कितना आएगा, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45, दैट इज q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45 हो गया 1/√2। अब कितने क्रॉस सेक्शन है, 2, तो फाई टोटल कितना आ जाएगा, q बाई 2 टाइम्स ऑफ q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2, दैट इज q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2 आ जाएगा। ऐसे अगर हम, अब किसका देखिए, ये किसका आया, खाली क्रॉस सेक्शन का आया। अब अगर हम कर्व सरफेस को कहें, कर्व्ड सरफेस, तो देखिए बेटा, जब क्रॉस सेक्शन का तुमको पता चल गया और इसका टोटल फ्लक्स गॉस थ्योरम कहता है क्या होगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो q बाई एप्सिलॉन नॉट से अगर क्रॉस सेक्शन का हम निकाल दें तो कर्व सरफेस एरिया का फ्लक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आपका, q बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स है, माइनस यहाँ कितना आया है, q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2, घटा दो कितना बचेगा, q बाई √2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसका आएगा, फाई ऑफ कर्व सरफेस एरिया। समझ गए, कर्व सरफेस एरिया का फ्लक्स क्या आ जाएगा, q बाई √2 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए, अच्छा सवाल था आपका। ठीक है, अब देखिए नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, और आप घर पे सॉल्व करिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में अगर कहीं भी आपका ऐसे आ जाए तो यहाँ पे q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस कॉस थीटा करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि और आगे के चैप्टर्स आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।